प्रीलिम्स के लिए बैठी और मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ। तो वो जो सेटबैक था वो बहुत ही ज़्यादा डीप था, बिकॉज 2020 में तो एक ये एक्सेप्टेंस था कि नहीं होगा, चलो मैंने अच्छे से नहीं किया। एक बैग लिया था, बैकपैक, और मैं निकल गई घर के लिए। और जैसे ही मैं पहुंची और वो जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ एंड उसके बाद लॉकडाउन, और मैं उस लॉकडाउन में वहाँ फंस गई। मेरे पास कोई भी बुक्स नहीं है, कुछ इनफैक्ट लैपटॉप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक मैं फ़ोन के साथ वहाँ पे हूँ और मुझे देना था 2020 का अटेम्प्ट। सिविल सर्वेंट बनने का सपना तो बचपन से क्लियर नहीं था, बट वो जो वैल्यूज़ था कि आप सिविल सर्विस के फील्ड में जाएं, ये वैल्यूज़ बचपन में ही इनकलकेट किया गया था। बिकॉज़ मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती आई हैं कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अगर जीना है तो दूसरों के लिए जी के दिखाओ। तो वो वैल्यूज़ मेरे साथ था, और वही वैल्यूज़ की वजह से क्लास 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि वो जो क्लियर हुआ सेट कि मुझे इसी एग्ज़ाम के लिए बैठना है, वो क्लास 12th के बाद हुआ। तो वहाँ के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जो मुझे ऑप्शनल के लिए हेल्प कर सके, इस एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। तो उस अकॉर्डिंगली फिर मैंने हिस्ट्री को एज़ अ ऑप्शनल चुना, सो दैट मुझे सोसाइटी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके, चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझ सकूँ, एक अच्छे तरह से मैं काम कर सकूँ। अगर मुझे समाज के लिए काम करना है तो उसको समझना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए मैंने हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल लेके फिर उसको आगे परस्यू किया। और ऑप्शनल लेने का वजह ही यही था, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेने का वजह ही यही था कि वो मुझे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में एज़ एन ऑप्शनल हेल्प कर सके। बेसिकली मैं एक स्मॉल सिटी जमालपुर से बिलॉन्ग करती हूँ, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है बिहार में। और ये सिटी काफ़ी खूबसूरत है। इसके जो हिली रीजन है, ये यहाँ पे जो स्प्रिंग्स हैं ये सब भी हैं, तो ब्यूटीफुल सिटीज़ है। और बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और इनफैक्ट यहाँ पे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट वर्कशॉप भी है, रेलवे वर्कशॉप। तो सिटी में आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स दिखेंगे, वहाँ के गोल्फ क्लब्स हो गए या पोलो ग्राउंड हो गया, तो ये सब सिटी में है। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल फील देता है ये सिटी। ये जो सिटी है जमालपुर, ये बेसिकली पहले ज़्यादा डेवलप्ड था और धीरे-धीरे डिटोरिएट ही होता चला गया। तो इस सिटी का एक विज़न है कि यहाँ पे बेटर डेवलपमेंट हो सके, बिकॉज़ यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर का भी पोटेंशियल है। और बात अगर सपने की हो रही है, तो मैं अपने सिटी के सपनों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। क्योंकि ये सिटी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे हिस्टोरिकल पोटेंशियल है, यहाँ पे टूरिज़्म का पोटेंशियल है। तो इस सिटी का भी एक सपना है कि ये डेवलप्ड हो और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट किया जाए, ताकि ये फर्दर और डेवलप कर सके। मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैं शुरू से पढ़ने में अच्छी थी। मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ था क्लास 6 में, और उसके बाद मेरी 6th to 12th की पढ़ाई वहीं से कंप्लीट हुई। एंड देन ग्रेजुएशन मेरा दौलत राम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ। एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने हिस्ट्री से नेट भी क्वालिफाई किया है। एंड उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए मैं बैठी थी। इस प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ये डिसीज़न लिया गया कि दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये शिफ्ट प्रिपरेशन के लिए नहीं था एग्जैक्टली, बट ये था कि ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन बेसिकली सब्जेक्ट ही ऐसा चूज़ किया गया कि वो उस डायरेक्शन में ही जाना था। इसके लिए तो मोर और लेस मैं कह सकती हूँ कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ही मुझे दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और एक छोटे शहर से होने के बाद, अगर दिल्ली जाने के बाद आप वहाँ खो से जाते हो, ऐसा लगता है कि वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस है। बिकॉज़ छोटे शहर में आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, हर कोई आपको पहचानता है और वहाँ पे एक कनेक्टिविटी फ़ील होता है, वहाँ पे एक वैल्यूज़ है, वहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और दिल्ली में जाने के बाद वहाँ एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, लोग फ्लैट नंबर से जाने जाते हैं, लोग उनके ऑक्यूपेशन से जाने जाते हैं। वहाँ लोग ये प्रॉब्लम वहाँ पे फिर ये आ रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये डिसीज़न मेरा गलत है क्या, मुझे वहीं से रह के पढ़ाई करनी चाहिए थी। वो होम सिकनेस वाली बात भी थी। वैसे तो मैं बोर्डिंग स्कूल में ही हूँ 6 to 12, बट स्टिल जो फीलिंग मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के बाद हुई, वो मुझे पहले नहीं हुआ था। तो बहुत बार ऐसा समटाइम्स ऐसा होता था कि मुझे ये
कंटिन्यू नहीं करना है, मैं बैक जाके प्रिपरेशन करके मैं बीटेक करूँ, तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। अब दिल्ली तो आ गई थी, ग्रेजुएशन भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया। अब बात आती है सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन की। तो अगेन जो मेजर हब है सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन का, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, दोनों ही जगह बहुत ही कॉस्टली है। तो वहाँ पे खर्चे मैनेज करना और साथ ही साथ माइंड पे प्रेशर भी नहीं आने देना कि ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। और सिंस एक गिल्ट भी है कि आप इस एज में हैं कि आपको खुद अर्न करना चाहिए, तो आप अभी भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम अब आना शुरू होता है और मुझे एक नया पीजी भी शिफ्ट करना है, बिकॉज़ अभी इससे पहले मैं हॉस्टल में थी। तो पीजी ढूँढने में मुश्किल वो एक अलग प्रॉब्लम है, बिकॉज़ वहाँ पे जाने के बाद हर एक जगह पोस्टर है, पीजी है, ये है, वो है, एंड जाने के बाद आपको नेगोशिएट करना, वो पीजी ढूँढना जो कि एक सूटेबल हो, बिकॉज़ वहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे आपको रहना है और आप हॉस्टल में रह के आए हैं जहाँ पे खुले में रहने की आपकी आदत है। तो वो सब कुछ बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा था कि क्या हो पाएगा, क्या घर से करना चाहिए। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद एक पीजी ढूँढा मैंने मुखर्जी नगर में ही। और सिंस मैं घर की एल्डर चाइल्ड हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी था कि मुझे अब फैमिली पे नहीं डिपेंडेंट रहना है, मुझे खुद से अपने एक्सपेंस को मैनेज करना है। तो मैं साथ के साथ बच्चों को पढ़ाती भी थी, तो ट्यूशन भी करती थी। बट हाँ, फैमिली से भी ऐसा नहीं था कि उन लोग अपने साइड से कुछ कट कर रहे थे एक्सपेंस, वो मुझे प्रोवाइड कर रहे थे। पर मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद का भी जो भी एक्सपेंस है मैं खुद कर पा रही हूँ। और बात अगर फैमिली की हो रही है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे फादर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और मम्मी एक हाउसवाइफ है और मेरे से छोटी एक मेरी बहन है। तो हम लोग ये 4 लोग फैमिली में हैं, बट ये कोर फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था, सब लोगों ने मिलके ही मुझे मेरे सपनों तक पहुंचने के लिए सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे गोल प्रोवाइड किया। इनफैक्ट जब भी किसी भी तरह का हेल्प था, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे और उन सबका आशीर्वाद और बेस्ट विशेस, ये सारा मिलके ही मुझे मेरे सपनों तक पहुँचाने में मदद की। और अगर हम फिर से प्रिपरेशन पे लौट आएँ, तो अब शुरू होता है एक्चुअल जर्नी, जो स्ट्रगल एंड देन फेल्योर सबके साथ मिलके बना है। तो बेसिकली 2019 पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि 2020 का अटेम्प्ट मुझे करना है। ऑल्दो मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, बट ये था कि मुझे देना तो है ही अटेम्प्ट, तो मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो 2020 एग्ज़ाम जो यूपीएससी का शेड्यूल है, वो मई में होना था, आई गेस मई में ही होना था। और 2020 में कोरोना होता है और मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे घर जाना पड़ा। और सिंस मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि तबीयत बहुत ख़राब है। मैं बार-बार अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करी थी, सबको फ़ोन करी थी। सब लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि घर मत आओ क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम पढ़ो और पापा ठीक हो जाएँगे। बट वो बहुत ही घबराहट हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि इससे अच्छा एक बार मैं जाके मिल के आ जाती हूँ, शायद देखने के बाद मैं बेटर कंसंट्रेट कर पाऊँगी। और वही हुआ, मैं घर के लिए निकल गई। सिर्फ एक बैग लिया था, बैकपैक, और मैं निकल गई घर के लिए। और जैसे ही मैं पहुँची और वो जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ एंड उसके बाद लॉकडाउन, और मैं उस लॉकडाउन में वहाँ फँस गई। मेरे पास कोई भी बुक्स नहीं है, कुछ इनफैक्ट लैपटॉप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक मैं फ़ोन के साथ वहाँ पे हूँ और मुझे देना था 2020 का अटेम्प्ट। और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, अक्टूबर हो गया, बट सितंबर तक मैं घर पे ही थी, तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। और फिर सितंबर में वापस दिल्ली आके अक्टूबर 4 को एग्ज़ाम था और मैं उस एग्ज़ाम के लिए बैठी। बट वो उस एग्ज़ाम का मेरा प्री क्वालिफ़ाई नहीं हुआ और फिर तब मैंने डिसाइड किया नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से दूँगी। सिंस 2020 का एग्ज़ाम प्रीलिम्स अक्टूबर में एंड हुआ था और 2021 का प्रीलिम्स मई में शेड्यूल था, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं 2021 का एग्ज़ाम के लिए बैठूँगी तो मैं अगेन इस वीसीएस साइकिल में प्रीलिम्स के फँस जाऊँगी कि मैंने प्रीलिम्स प्रिपेयर किया, फिर मैं मेंस दूँगी, और क्योंकि मेंस प्रिपरेशन का टाइम नहीं है तो अगेन फिर मुझे प्रीलिम्स देना पड़ेगा, तो ये साइकिल कंटिन्यूड हो जाता। तो फिर तब डिसाइड किए कि 21 का अटेम्प्ट ड्रॉप करते हैं एंड 22 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ। तो 22 के प्रिपरेशन के लिए मैं पूरा एंटायर ईयर मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया,
सारे नोट्स बनाए, जो फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन होता है सिविल सर्विस का, वो मैंने इस ड्यूरेशन में किया 2022 में। एंड इतना सब करने के बाद भी अगर 22 में मैं प्रीलिम्स के लिए बैठी और मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ, तो वो जो सेटबैक था वो बहुत ही ज़्यादा डीप था, बिकॉज 2020 में तो एक ये एक्सेप्टेंस था कि नहीं होगा, चलो मैंने अच्छे से नहीं किया, बट 2022 में मुझे ये था कि हो जाना चाहिए, और वो बहुत ही बड़ा सेटबैक था, बिकॉज आपका जर्नी ऐसा है कि आप अच्छे थे और वहाँ पे ऐसा फील होता है रिजेक्शन जैसा कि शिट यहाँ नहीं हुआ, अब कैसे नहीं हुआ, और अब नहीं हुआ तो अब तो हो भी नहीं सकता मेरे से। तो ये सारा क्वेश्चन, सेल्फ डाउट, ये सब कुछ आने लग गया था। बट यही था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेंटल सपोर्ट जो बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे, कि नहीं आप कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ताकि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बैठ सकूं। और कहा जाता है ना कि लाइफ में आपका अल्टीमेट एम क्लियर होना चाहिए। अल्टीमेट एम तो डेफिनेटली हैप्पीनेस है, बट वो हैप्पीनेस का सोर्स क्या है? तो मेरे लिए मेरे हैप्पीनेस का सोर्स था सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो अब वो सर्विस किसी भी वे में हो सकता था। तो यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो सपना है, जो ह्यूमैनिटी को सर्व करना, वो मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी कर सकती हूँ। और इनफैक्ट ये एक सेंस में ये बेटर है, बिकॉज जो सोसाइटी, बिकॉज किसी का सक्सेस किसी एक सिंगल पर्सन का नहीं होता है, उस सक्सेस में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका सोसाइटी, हर कोई हेल्प करता है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अगर मैं जिस सोसाइटी में पली बड़ी हूँ, अगर मैं डायरेक्टली उसको कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो ये और भी बेटर है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इस एग्ज़ाम में मैं बैठती हूँ और इसके थ्रू मैं अपने एम को अचीव करती हूँ और मैं अपने सपनों को पूरा करती हूँ। अब ये डिसाइड किया कि अब क्योंकि सपना है तो उसको पूरा भी करना है, तो इसके लिए फिर मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 67th एग्ज़ाम के लिए मैं बैठी। और ये एग्ज़ाम मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, बिकॉज इससे पहले भी मैं एक बार बैठी थी प्रीलिम्स के लिए, बट वो सीरियस नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे इतना प्रेशर नहीं था कि मुझे बीपीएससी करना ही है। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगता है कि ये तो जस्ट ट्रायल अटेम्प्ट है, तो एक बार बैठ के देखते हैं। तो इस तरह से मैंने बीपीएससी का एक और अटेम्प्ट दिया था पहले भी। तो अब मुझे ये था कि अपना एम अचीव करना है, तो इसके लिए मुझे अपना 100% एफर्ट डालना था। तो अब मैं फुल फ्लेज्ड 2022 के प्रीलिम्स, जो कि मई में हुआ था, उसके बाद फिर इसका एग्ज़ाम शेड्यूल था। पहले तो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल था शायद मई से पहले ही था, बट वो एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया था, तो उसके बाद ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ इसका। और वो एग्ज़ाम सितंबर में होना था। और उसके लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था, बिकॉज मई में जस्ट एग्ज़ाम दे के मैं रिलैक्स ही हुई थी। और बेसिकली प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने तक मैं इस होप में थी कि शायद मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट वो जब नहीं हुआ तो वो थोड़ा और टाइम ले लिया, बिकॉज अगर मैं एग्ज़ाम वाले दिन ही ये पता चल जाता कि नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, तो मैं शायद तब से ही प्रिपेयर करती। तो ऐसा रहा। फिर तब जो भी 2-3 महीने थे, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाती हूँ और घर जाके फिर अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को दूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम देने तो बिहार आना ही था। तो फिर मैं घर पे गई और 2-3 महीने अपना मैक्सिमम जितना एफ़र्ट मैं कर सकती थी वो मैंने किया और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो दिया, बट क्योंकि मेरे पीछे मेरे 3 अनसक्सेसफुल प्रीलिम्स थे, तो वो मुझे हॉन्ट कर रहा था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। जैसे मैं घर आई, मेरे से हर कोई पूछ रहे पेपर कैसा हुआ, मेरा आंसर सेम था, पता नहीं कैसा हुआ क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं ना, अगर आपका पीछे ऐसा अनसक्सेस का ऐसा स्टोरी है तो वही हुआ। फिर जब आंसर की आए कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो जब मैंने उनसे मैच किया तो मैं कट ऑफ से बहुत आगे थी। तो मुझे ये था कि अगर फाइनल आंसर की में अगर थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भी होते हैं तो मैं सेफली कट ऑफ क्लियर कर रही हूँ, और इनफैक्ट कट ऑफ बढ़ने के बाद भी मैं सेफली कट ऑफ क्लियर कर रही हूँ। तब मैंने सबको बताना शुरू किया कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। जो सबसे बड़ा फियर था प्रीलिम्स स्टेज का, वो मेरा ख़त्म हो गया था, बिकॉज़ अब ये फीलिंग्स तो आ ही गई थी कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा अब। तो फिर अब बारी आई मेंस की। तो जैसा सबके साथ होता है, प्रीलिम्स के बाद हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब करना क्या है, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, जबकि हमारे पास नोट्स होता है, हमारे पास सब कुछ होता है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उस टाइम पे।
फर्स्ट मेंस का जो डर होता है ना, वो सबका आई गेस सेम ही रहता है। तो वही हुआ मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या पढूँ, कैसे शुरू करूँ। तो फिर सबसे इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो ये कि एक प्लान पहले प्रिपेयर कर लें कि प्लान क्या होगा, कैसे-कैसे करना है। तो मैंने वही किया, फिर मैं शांति से एक दिन बैठ के अपना पूरा प्लान बनाया पूरे 2-3 महीने का कि GS1 कब करना है, GS2 कैसे करना है। उनके सब सेक्शंस को मैंने डिवाइड किया, हर सब सेक्शंस के जो क्वेश्चंस हो सकते थे प्रोबेबल, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स और फिर उनसे रिलेटेड बुक्स, सबको मैं एक साथ पहले अच्छे से प्लान किया। प्लान करने के बाद फिर मैं अब मेंस के प्रिपरेशन के लिए मैं बैठी। जब आपको लगता है कि आप अपने सपनों के करीब जा रहे हैं, तो आपको एक बूस्ट सा फील होता है, वही था। और उस टाइम पे आपका पढ़ने का ड्यूरेशन भी बहुत स्ट्रेच हो जाता है, आप अपना मैक्सिमम ट्राई कर रहे होते हैं। वही था, मैं GS1, GS2 ऑप्शनल सबके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी, जितना पॉसिबल हो सकता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से लिख के देख रही थी। ये सारा प्रोसेस चल रहा था और उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ। मेंस के एग्ज़ाम में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि GS2 का एक क्वेश्चन था जो बिहार स्पेसिफिक स्कीम के लिए पूछा था और वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। बस थोड़ा-थोड़ा आइडिया था, अच्छे से नहीं पता था कि मैं उस पे फुल फ्लेज्ड आंसर लिख सकूँ। मेंस का एग्ज़ाम मेरा उस क्वेश्चन को छोड़ के ओवरऑल ठीक था। तो वो थोड़ा लग रहा था कि अगर वो क्वेश्चन मैं ठीक की होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब क्योंकि वो रहता है ना कि आप अपना अगर 100% अच्छे से नहीं किए हैं तो वो रहता है कि शायद नहीं होगा रिज़ल्ट। वही डर था मुझे, सबसे ज़्यादा डर मेंस के स्टेज पे ही था कि मेरा सिलेक्शन शायद नहीं होगा, अब यहीं पे मेरा सपना टूट जाएगा। बट लकीली जब PDF आया तो उसमें मैंने अपना रोल नंबर देखा और फिर मैं उस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हुई थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया मेंस में। इसका मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू एग्ज़ाम के बीच में बहुत टाइम था। मीन्स उस टाइम पे क्लियर नहीं था एग्जैक्टली कि कितना टाइम है, बट ये श्योर था कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी लेट आएगा क्योंकि इवैल्यूएशन प्रोसेस में कुछ-कुछ चेंजेस आए थे। तो इसलिए मैं श्योर थी कि अभी तो इसका रिज़ल्ट नहीं आना है और इंटरव्यू नहीं होना है, बट मेरा जो एम है, जो सपना है उसको अचीव करने का, तो इसके लिए मुझे आगे कोशिश करते रहना है। तो जिसकी वजह से मैं 68th प्रीलिम्स के लिए मैं बैठी। 68th प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई करने के बाद फिर मैंने उसका मेंस दिया। ये सारा प्रोसेस चल रहा था। 69th प्रीलिम्स के लिए भी मैं बैठी थी। मेरा रिज़ल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया था इसमें मेंस के लिए। मैं बहुत खुश थी कि चलो फाइनल सिलेक्शन हो गया, बट उसके कुछ ही दिन बाद 69th का प्रीलिम्स था और जब तक है ना अल्टीमेट आप सिलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आप डायलेमा में ही रहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत बहुत मन में एक डर रहता है कि नहीं हुआ तो फिर दोबारा से पूरा साइकिल कंटिन्यू करना, और ये एग्ज़ाम का प्रोसेस और फाइनल रिज़ल्ट आने में ही पूरा 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। तो ये लगता है कि इसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी बैठूँगी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मेरे पास टाइम बहुत कम था इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए। बट फिर मैंने 69th का प्रीलिम्स भी दिया उसी बीच में और फिर मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए लग गई। तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैं दोबारा से दिल्ली आई और दिल्ली में रजिस्ट्रार सर के पास मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए 2-3, उनके साथ मैंने डिस्कस किया इश्यूज़ और उसके बाद मुझे मेरे ओपिनियंस थोड़े और रिफॉर्म्स हुए चीज़ों को लेके, और इस तरह से फिर मेरा 16 अक्टूबर को इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू के दिन का प्रेशर अलग रहता है। उस टाइम पे लगता है कि आप क्या कुछ नहीं पढ़ लें ताकि आप वहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। जबकि हमें सब कुछ पता होता है कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, आपको इतना नहीं घबराना चाहिए, अल्टीमेट टेस्ट यही है कि कॉन्फिडेंस आपका कैसा है वहाँ पे। बट सब कुछ जानने के बाद भी आप क्या कर रहे होते हैं, सुबह सारा फैक्ट्स पलट रहे होते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। जितना भी नोट्स है वो सारा कुछ मैं देख रही थी कि वहाँ पे मैं सारे ही क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। और इतना घबराहट के साथ मैं इंटरव्यू के BPSC ऑफिस पहुँची इंटरव्यू के लिए। और बट होता है जब होना रहता है, सपना पूरा होने के पास आप रहते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाता है। तो इंटरव्यू रूम में जब मैं पहुंची, चेयरमैन सर को ग्रीट किया और उस टाइम पे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और मैंने अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। उन्होंने जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, जो भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा, सारा अच्छे से हुआ। और इनफैक्ट सर ने तभी कह दिया था कि वेरी गुड। तो मुझे वो सेंस ऑफ रिलैक्स हो गया था कि चलो अब मेरा सपना पूरा होने ही वाला है। और फाइनली वही हुआ। उस होली PDF में मेरा नाम था और मेरा नाम इतने ऊपर था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा सिलेक्शन है, बिकॉज़ मैंने बताया था मेरा मेंस का एक क्वेश्चन ख़राब हुआ था।
तो जब मैंने देखा कि मेरा जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस था बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बहुत खुश हुई कि एक सेंस ऑफ रिलैक्स भी था कि चलो मेरा जो अल्टीमेट एम है दैट इज़ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, उसको अचीव करने के लिए एक मुझे क्लियर पाथ मिल गया था। अब मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपने अल्टीमेट एम को, अपने अल्टीमेट सपने को पूरा कर सकती हूँ और मेरा 67th बीपीएससी में 103 रैंक के साथ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है।